आज हम बिजनेस की दुनिया के शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले और शायद सबसे कम समझे जाने वाले शब्द स्ट्रैटेजी यानी रणनीति पर बात करेंगे। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक बेहतरीन खाका पेश करते हैं। हम सब जानते हैं कि स्ट्रैटेजी किसी भी कंपनी का गेम प्लान होती है जी। लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि स्ट्रैटेजी क्या है, बल्कि ये है कि आज की इस अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में कोई गेम प्लान काम कैसे करता है। बिल्कुल, और ये सवाल बहुत जरूरी है। मशहूर थिंकर माइकल पोर्टर ने कहा था, बिना रणनीति वाली कंपनी कुछ भी आजमाने को तैयार रहती है। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि आज के दौर में चुनौती ये है कि आपकी रणनीति इतनी मजबूत हो कि वो आपको दिशा दे, लेकिन साथ ही इतनी लचीली भी हो कि अचानक आए तूफान में टूट ना जाए। सही बात है। यही वो संतुलन है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस बिसात को समझते हैं, जानते हैं कि कंपनी अपना रास्ता बनाती कैसे है और उस रास्ते पर बने रहने के लिए उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ एक दिलचस्प बात से शुरुआत की गई है कि कोई भी रणनीति पूरी तरह से पहले से प्लान नहीं की जा सकती। इसमें प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों हिस्से होते हैं। जी। मुझे ये सुनकर ऐसा लग रहा है कि प्रोएक्टिव का मतलब हुआ कि आप गेम बना रहे हैं और रिएक्टिव मतलब आप बस दूसरों का गेम खेल रहे हैं। क्या मैं सही समझ रही हूँ? ये एक बहुत अच्छा शुरुआती पॉइंट है, लेकिन इसमें एक बारीकी है। आपका समझना काफी हद तक सही है। प्रोएक्टिव हिस्सा वो है जो मैनेजमेंट सोच समझकर विश्लेषण करके बनाता है। अच्छा। ये शतरंज के खिलाड़ी की तरह है जो अपनी अगली 10 चालें सोचकर चलता है। बाजार में अपनी जगह बनाना, कंपटीशन को मात देना, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, ये सब प्रोएक्टिव है। हाँ, ये सब प्रोएक्टिव रणनीति का हिस्सा है। किसी ने बैठ के सोचा कि पेमेंट सिस्टम की समस्या को कैसे हल किया जाए और एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जिसने पूरी इंडस्ट्री को ही बदल दिया। ये तो साफ तौर पर प्रोएक्टिव है। एकदम सही। ये प्रोएक्टिव सोच का एक क्लासिक केस है। लेकिन अब रिएक्टिव हिस्से पर आते हैं। इसे दूसरों का गेम खेलना नहीं, बल्कि खेल के नियम अचानक बदल जाने पर अपनी चाल बदलना कहते हैं। ओके। कोई भी कंपनी भविष्य को 100% नहीं देख सकती। अचानक कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, सरकार ने नियम बदल दिए या ग्राहकों का टेस्ट ही बदल गया। हाँ, ये तो होता ही है। ऐसे में जो कंपनियां सिर्फ अपने पुराने प्लान पर अड़ी रहती हैं, वो बाहर हो जाती हैं। लेकिन क्या हर कंपनी प्रोएक्टिव होने का दावा नहीं करती? रिएक्टिव होना तो एक तरह से बाजार के सामने अपनी प्लानिंग की हार मानने जैसा नहीं है। इसे रणनीति का हिस्सा क्यों माना जाए? जैसे एक केचप ब्रांड सालों से अपनी रेसिपी बेच रहा है, अचानक लोग हेल्थ को लेकर जागरूक हो जाते हैं और चीनी से परहेज करने लगते हैं। अब अगर वो ब्रांड अपनी प्रोएक्टिव रणनीति पर अड़ा रहे कि हम तो यही बेचेंगे, तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो बाजार को देखकर तुरंत एक नो शुगर वेरिएंट लॉन्च कर दे, तो ये एक स्मार्ट रिएक्टिव चाल है। मतलब ये दोनों का एक डांस है। हाँ, एक जुगलबंदी है। ये बहुत दिलचस्प है। तो अगर एक रणनीति इतनी बदलती रहती है, इतनी जीवंत है, तो फिर उसे मैनेज कैसे किया जाता है? यहीं पर शायद रणनीतिक प्रबंधन यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का रोल आता होगा, है ना? बिल्कुल। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इसी डांस को सिखाने का सिस्टम है। यह सिर्फ एक बार रणनीति बनाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है। साइकिल? कैसा साइकिल? विजन बनाओ, लक्ष्य तय करो, रणनीति तैयार करो, उसे लागू करो, नतीजों को देखो और फिर माहौल के हिसाब से अपनी रणनीति को बदलो। एग्जैक्टली। और इसका मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है। इसके 2 बड़े लक्ष्य हैं। और वो क्या है? पहला है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करना। मतलब कुछ ऐसा करना जो आपके ग्राहक पसंद करें और आपके प्रतियोगी आसानी से कॉपी ना कर पाएं। ये कुछ भी हो सकता है, आपकी टेक्नोलॉजी, आपका ब्रांड, आपकी कॉस्ट या आपकी सर्विस। सही। और दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी लक्ष्य है कंपनी को बदलते माहौल के बीच सफलतापूर्वक गाइड करना। इस टेक्स्ट में कुछ बहुत बड़े नामों का जिक्र है जो ऐसा नहीं कर पाए। बजाज स्कूटर्स, नोकिया, कोडैक, ये सब अपने समय के बादशाह थे, लेकिन बाजार बदला और वो खुद को बदल नहीं पाए। ये तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात को सच साबित करता है। हाँ बिल्कुल। जहां फिटेस्ट का मतलब सबसे बड़ा या मजबूत नहीं, बल्कि वो है जो बदलाव को सबसे जल्दी अपना सके। सही। और कोडाक का उदाहरण तो क्लासिक है। सोचिए, उन्होंने ही 1975 में डिजिटल कैमरा बनाया था। सच में उन्होंने बनाया था? जी हाँ। लेकिन उनकी अपनी ही प्रोएक्टिव रणनीति जो फिल्म बेचने पर टिकी थी, वो इतनी हावी थी कि उसने उन्हें अपने ही इनोवेशन को अपनाने से रोक दिया। ओह। ये एक तरह का स्ट्रैटेजिक ट्रैप है, जब आपकी मौजूदा सफलता ही आपके भविष्य की दुश्मन बन जाती है। वाह,
रणनीतिक प्रबंधन आपको ऐसे जालों से बचाने में मदद करता है। लेकिन ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है कि असल में उतना ही आसान है। इन नोट्स में रणनीतिक प्रबंधन की कुछ सीमाओं की भी बात की गई है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। इसकी सबसे बड़ी सीमा है माहौल की जटिलता। आप कितनी भी प्लानिंग कर लें, कुछ चीजें आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं। जैसे को देखते हुए अरबों डॉलर का निवेश किया, ये एक शानदार प्रोएक्टिव रणनीति थी। बिल्कुल थी। लेकिन फिर बैटरी में आग लगने की कुछ घटनाओं ने ग्राहकों के मन में डर पैदा कर दिया। एक अप्रत्याशित घटना ने सालों की प्लानिंग पर सवाल खड़े कर दिए। और ये भी कहा गया है कि ये प्रक्रिया बहुत समय लेती है और महंगी भी है। कई मैनेजर शिकायत करते हैं कि हम प्लानिंग ही करते रह जाते हैं, असल काम कब करेंगे। ये एक वाजिब शिकायत है। कभी कभी कंपनियां पैरालिसिस बाय एनालिसिस का शिकार हो जाती हैं। मतलब विश्लेषण करने में ही इतना उलझ जाती हैं कि फैसला ही नहीं ले पाती। यहां तक कि एक मजेदार उदाहरण दिया गया है कि कैसे छात्र पढ़ने का टाइम टेबल बनाने में इतना समय लगा देते हैं कि पढ़ने का वक्त ही कम पड़ जाता है। ये तो मेरे साथ भी होता था। और हाँ, एक्सपर्ट्स को हायर करना, डेटा इकट्ठा करना, ये सब खर्चीला हो सकता है। बिल्कुल, खासकर छोटी कंपनियों के लिए। तो ये सब जानने के बाद हम रणनीति के दिल पर आते हैं। यहाँ रणनीतिक इरादे यानी स्ट्रेटेजिक इंटेंट की बात की गई है। ये एक दार्शनिक आधार जैसा लगता है। आप इसे संगठन की आत्मा कह सकते हैं। ये क्यों का जवाब देता है। हम ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, हम क्या हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, इसी इरादे से विजन, मिशन और मूल्य जैसी चीजें निकलती हैं जो रणनीति की नींव बनती हैं। विजन और मिशन, इन दो शब्दों में मैं हमेशा थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। ये दोनों भविष्य की ही बात करते हैं, तो इनमें असल फर्क क्या है। ये एक आम कंफ्यूजन है। इसे ऐसे समझिए, विजन एक दूर का सपना है। सपना? हाँ, ये बताता है कि हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। ये प्रेरणा देने वाला और महत्वाकांक्षी होता है। जैसे HDFC बैंक का विजन है एक वर्ल्ड क्लास भारतीय बैंक बनना। ये आपको एक मंजिल दिखाता है। वहीं मिशन आज की हकीकत पर आधारित है। ये बताता है कि हम कौन हैं, क्या करते हैं और किसके लिए करते हैं। अच्छा, तो ये अभी की बात करता है। जी, ये इस सवाल का जवाब देता है कि हम किस बिजनेस में हैं। ये आपके रास्ते को परिभाषित करता है। मतलब विजन डेस्टिनेशन है और मिशन पाथ है। बिल्कुल। यहाँ इंडियन ऑयल का एक बेहतरीन उदाहरण है। अगर वो अपना मिशन बताते हैं हम तेल बनाते हैं, तो ये बहुत सीमित है। हाँ। लेकिन अगर वो कहते हैं हम सुरक्षित और किफायती ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो ये उन्हें भविष्य में सोलर, हाइड्रोजन या किसी भी और तरह की ऊर्जा में जाने की आजादी देता है। बिल्कुल, ये सोच का फर्क ही अच्छी और साधारण कंपनियों में अंतर पैदा करता है। और इस विजन और मिशन को हकीकत में बदलने के लिए होते हैं लक्ष्य और उद्देश्य जो मापने योग्य होते हैं। जैसे अगले साल अपनी सेल्स 15% बढ़ाना। ठीक है। लेकिन इन सब से नीचे जो नींव का पत्थर है वो है संगठन के मूल्य यानी वैल्यूज। यहाँ रतन टाटा का एक शानदार कोट है, आपको नैतिकता, मूल्यों और निष्पक्षता का एक ढांचा खुद पर लागू करना होगा। अक्सर लगता है कि सिर्फ वेबसाइट पर लिखने के लिए अच्छे शब्द हैं। कई कंपनियों के लिए शायद होते भी हैं, लेकिन जिन कंपनियों को हम महान कहते हैं उनके लिए मूल्य वो लक्ष्मण रेखा होते हैं जिन्हें वो कभी पार नहीं करते, चाहे कितना भी बड़ा फायदा क्यों ना हो रहा हो। बिल्कुल। मूल्य बताते हैं कि जब कोई नहीं देख रहा तब आप कैसे फैसले लेते हैं। यही आपके संगठन का असली चरित्र है। विजन और मिशन तो शायद बदल जाएं, लेकिन मूल्य नहीं बदलने चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई रणनीति की आत्मा। लेकिन एक बड़े संगठन में जहां हजारों लोग काम करते हैं, ये रणनीति बनती कैसे है? क्या ये सिर्फ CEO और टॉप मैनेजमेंट के कमरे में तय होती है और बाकियों को बस उसे फॉलो करना होता है? ये एक क्लासिक सवाल है और इसका जवाब है नहीं। असल में एक अच्छे संगठन में रणनीति 3 स्तरों पर बनती और काम करती है। ये सिर्फ टॉप डाउन फरमान नहीं होता। तो ये 3 स्तर कौन से हैं और क्या इनमें कभी टकराव नहीं होता? जैसे कॉर्पोरेट लेवल शायद लंबे समय के लिए ग्रीन एनर्जी में निवेश करना चाहता हो, लेकिन बिजनेस लेवल को इस तिमाही के प्रॉफिट की चिंता हो। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। टकराव तो होता ही है और उसी को मैनेज करना असली चुनौती है। पहला स्तर है कॉर्पोरेट लेवल। यहाँ CEO और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। इनका सवाल होता है हमें किन किन बिजनेस में होना चाहिए। बड़े फैसले? जी, वे पूरे जहाज की दिशा तय करते हैं। जैसे अदानी ग्रुप का उदाहरण दिया गया है जो पोर्ट्स, एनर्जी, एयरपोर्ट्स, सीमेंट जैसे कई बिजनेस में है।
कॉर्पोरेट लेवल ये तय करता है कि किस बिजनेस में कितना पैसा लगाना है और किस बिजनेस से बाहर निकलना है। और दूसरा लेवल? दूसरा है बिजनेस लेवल। यहाँ हर एक बिजनेस का हेड होता है। जैसे अदानी पोर्ट्स का सीईओ, उसका सवाल होता है हम अपने इस पोर्ट्स वाले बिजनेस में दूसरों से बेहतर कैसे बने। अच्छा। उसका काम कॉर्पोरेट से मिले विजन को अपने बिजनेस के लिए एक ठोस जीतने वाली रणनीति में बदलना है। और यहीं पर वो टकराव आता होगा। हाँ, कॉर्पोरेट शायद 10 साल आगे की सोच रहा हो, लेकिन बिजनेस हेड पर इस साल के टारगेट्स पूरे करने का दबाव होता है। और तीसरा लेवल तो फिर जमीनी हकीकत वाला होगा। हाँ, तीसरा है फंक्शनल लेवल। इसमें मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन जैसे विभागों के मैनेजर आते हैं। उनका सवाल होता है हम अपने विभाग में इस बिजनेस रणनीति को लागू करने में कैसे मदद करें। मार्केटिंग टीम सोचेगी कि ग्राहकों तक कैसे पहुंचे, प्रोडक्शन टीम क्वालिटी और कॉस्ट पर ध्यान देगी। यह वो स्तर है जो सीधे ग्राहकों से जुड़ा होता है। तो ये एक चेन है, कॉर्पोरेट से बिजनेस, बिजनेस से फंक्शनल। हाँ। लेकिन क्या जानकारी सिर्फ ऊपर से नीचे आती है? बिल्कुल नहीं। और यही अच्छी कंपनियां बाकियों से अलग हो जाती हैं। कैसे? फंक्शनल लेवल के लोग जो रोज बाजार की हकीकत का सामना करते हैं, उनके पास सबसे अच्छी जानकारी होती है। ग्राहक क्या चाहता है, प्रतियोगी क्या कर रहा है, ये सब उन्हें पता होता है। सही बात है। एक मजबूत रणनीति में यह जानकारी नीचे से ऊपर तक जाती है और कॉर्पोरेट लेवल की सोच को भी प्रभावित करती है। इसे बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। तो ये एक टू वे स्ट्रीट है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटे तो ये साफ है कि रणनीति कोई पत्थर की लकीर नहीं है। नहीं है। ये एक जीवंत, सांस लेती हुई चीज है जो पहले से बनाई गई योजनाओं और बदलती हकीकत पर दी गई प्रतिक्रियाओं का एक मिश्रण है। बिल्कुल। और ये संगठन के हर स्तर पर मौजूद है, बड़े विजन से लेकर रोजमर्रा के काम तक। और इस पूरी भव्य इमारत की नींव उस संगठन के मूल्यों पर टिकी है। अगर नींव कमजोर है तो विजन और मिशन की इमारत ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। और मुझे लगता है कि ये सिद्धांत सिर्फ अरबों डॉलर की कंपनियों के लिए नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने करियर या जीवन के लिए इन सिद्धांतों को अपना सकता है। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। एक विजन तय करना कि हम 10 साल में कहाँ पहुंचना चाहते हैं, एक मिशन बनाना कि हम अभी अपनी क्षमताओं का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, और फिर जीवन के अप्रत्याशित मोड़ों पर अपनी योजनाओं को बदलने के लिए तैयार रहना। एकदम सही कहा। ये एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क है। चाहे एक मल्टीनेशनल कंपनी हो या एक व्यक्ति, बिना दिशा के आप कहीं नहीं पहुंचते और बिना लचीलेपन के आप बदलते वक्त में टिक नहीं पाते। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने बात की कि सबसे अच्छी रणनीति प्रोएक्टिव और रिएक्टिव का मिश्रण होती है। जी। लेकिन सोचिए, अगर कोई कंपनी बाजार पर प्रतिक्रिया देने में यानी रिएक्टिव होने में इतनी ज्यादा अच्छी और माहिर हो जाए, तो क्या इस बात का खतरा है कि वो धीरे धीरे अपनी प्रोएक्टिव सोच और मौलिक विजन खोकर सिर्फ एक फास्ट फॉलोअर बनकर रह जाएगी? एक ऐसी कंपनी जो हमेशा दूसरों के बनाए रास्ते पर तेजी से चलती तो है, पर कभी अपना रास्ता नहीं बना पाती।